हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, कुछ ही दिनों बाद बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद ईएमआरएस की परीक्षा होने वाली है। फिर डी ट्रिपल एस बी की परीक्षा इसी वर्ष होनी तय है। साथियों, इन सब चीजों को देखते हुए जो साथी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तथा हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह टेस्ट सीरीज जो मैं लेकर आ रहा हूं एक रामबाण साबित होगा, एक जीवनी साबित होगा। इस प्रैक्टिस पेपर में 80 प्रश्न हैं और दोस्तों 80 प्रश्न की मदद से हम लगभग 200 से 250 प्रश्न देखेंगे तथा प्रश्न बनाएंगे, विकल्प से प्रश्न बनाएंगे तथा विश्वास मानिए परीक्षा तक आपकी एक ऐसी समझ विकसित हो जाएगी कि परीक्षा में जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे वो आपसे अनछुए नहीं रहेंगे। साथियों, बस आप इस प्रैक्टिस पेपर को अच्छे तरीके से देखें तथा अपने साथ एक कॉपी और पेन भी साथ में रखें कि जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आप नोट कर लें तथा दिन भर में 24 घंटे में एक बार कम से कम उसको रिवीजन करें। रिवीजन और अभ्यास से आपकी वो चीजें सुदृढ़ हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, फिर आपको दोबारा वो चीजें विस्मृत नहीं होंगी। चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। तो एक मैंने माइंड मैप तैयार किया है साथियों कि हिंदी साहित्य के ऊपर कि इसके भाग कौन कौन से क्या है हिंदी साहित्य। साथियों, हिंदी साहित्य के कई खंडों में बटा हुआ है, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, काव्य शास्त्र तथा पत्रकारिता। साथियों, जो पूरे हिंदी साहित्य इन्हीं में बटा हुआ है। आदिकाल की जो समय सीमा है 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक, रीति काल 1700 से लेकर 1900 तक तथा आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। ठीक है, अब तक। साथियों, आधुनिक काल एक बहुत बड़ा खंड है। आधुनिक काल के अंदर आधुनिक काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना तथा कथेतर गद्य आता है। अब कथेतर गद्य के भी अंदर आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, डायरी। साथियों, जो विद्यार्थी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं वह इस माइंड मैप को अपने पास रखे। पूरा सिलेबस टीजीटी और पीजीटी का इतना ही है, इसी को हमें पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। आगे पत्रकारिता है और फिर काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र है और भारतीय काव्य शास्त्र। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा एक छोटा सा माइंड मैप। ठीक है, अब आए हम क्वेश्चंस की तरफ चले। जो 80 क्वेश्चन है उसकी तरफ चले और देखें कि क्या प्रश्न प्रैक्टिस पेपर के आज आए हुए हैं। जो वो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि बलदेव खटिक किसकी कविता है। बलदेव खटिक किसकी कविता है? क्या यह धूमिल की है, क्या यह लीलाधर जगूड़ी की है, क्या यह बलदेव वंशी की है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वह है लीलाधर जगूड़ी। तो बलदेव खटिक किसकी कविता है अगर आपसे पूछा जाता है तो लीलाधर जगूड़ी की कविता है। लीलाधर जगूड़ी एक बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। इनकी एक रचना है, मैं बता रहा हूं, इनकी एक रचना है अनुभव के आकाश में चांद। दोस्तों, अनुभव के आकाश में चांद एक इनकी रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसको 1997 में इनको 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, जो बहुत उम्दा कार्य करता है, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। जो लीलाधर जगूड़ी को अनुभव के आकाश में चांद पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है नोट करते जाएं, जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बताऊंगा। इस यात्रा में, ठीक है, अगली नाटक जारी है, बहुत इंपॉर्टेंट, नाटक जारी है।
बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो हमेशा प्रश्न ये टीजीटी और पीजीटी में पूछा जाता है। अगला, रात अब भी मौजूद है। रात अब भी मौजूद है। फिर अगली एक रचना है, बची हुई पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, एक रचना है इनकी, ईश्वर की अध्यक्षता में। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों, जिसे आपको देखनी है और इसको आप नोट करते चले कहीं पर भी, और 24 घंटे में एक बार इसको रिवीजन करते चले। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज के लेखक हैं। देखिए, एक बहुत बड़े व्यंग के भी रचनाकार हुए हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल की एक रचना है नौकर की कमीज। यह प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह नौकर की कमीज कब आया था? यह आया था 1979 में। नौकर की कमीज 1979 की एक रचना है, व्यंग्यात्मक रचना है जो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। और इनकी एक और रचना है साथियों, खिलेंगे तो देखेंगे। ये आई थी 1996 में। बहुत इंपॉर्टेंट रचना। एक और इंपॉर्टेंट जो हम हमेशा, मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो ये रचनाएं सब मुझे मिल रही थी, तो वहां से मैंने आप लोग को नोट करके यहां से आपको बता रहा हूं कि दीवार में एक खिड़की खिड़की रहती थी। कब? 1997। ये इनकी रचना है, किसकी? विनोद कुमार शुक्ल, एक व्यंग्यपरक रचनाकार थे। नौकर की कमीज इनकी ही रचना है जो 1979 में आई थी। खिलेंगे तो देखेंगे 1996 में। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 में। तो ये थे हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी। अगले प्रश्न पर हम चले तो संदर्भ के लेखक कौन है? ठीक है, अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक किसके विकल्प हैं? डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों कि डॉक्टर विनय। डॉक्टर विनय ने संदर्भ नाम से एक रचना रची। इनकी एक अन्य रचना है, एक पुरुष और दूसरा राग। इनकी एक रचना है। एक और रचना है इनकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनर्वास का दंड। इनकी एक रचना है। तो डॉक्टर विनय की रचना संदर्भ है। इनकी एक रचना एक पुरुष और दूसरा राग। तीसरी रचना पुनर्वास का दंड है। हम अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि मोचीराम तथा पटकथा। बहुत इंपॉर्टेंट यह रचना है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वह है धूमिल। धूमिल 1960 के बाद के रचनाकार हैं और बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। जब आजादी से लोगों का मोह भंग हो रहा था, पूंजीपति वर्ग से मोह भंग हो रहा था, तो उस समय धूमिल नाम के एक रचनाकार बहुत तेजी से सामने उभरते हैं। इनका जो पूरा नाम है वह है, ये हमेशा पूछता है कि इनका पूरा नाम क्या है। सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, यह 1960 के बाद के कवि हैं। अब थोड़ी सी इनकी रचनाओं के बारे में देखें तो इनकी एक रचना है बहुत इंपॉर्टेंट, संसद से सड़क तक। 1972 की रचना है ये, संसद से सड़क तक। एक रचना है इनकी, कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे 1976 की रचना है। और एक रचना और है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। ये इनकी रचनाएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये रचनाकार हैं धूमिल, सुदाम, जिनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। 1960 के बाद के एक कवि हैं। इन्होंने मोचीराम तथा पटकथा जैसे लेखन कार्य किए। इनकी अन्य जो रचनाएं हैं वो है संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976 और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। तो वो ये रहे हमारे
सुदामा पांडे धूमिल। अब आते हैं हम अगले अपने प्रश्न पे कि समाधि लेख के लेखक कौन है। समाधि लेख के लेखक कौन है? श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो समाधि लेख है वह किसने लिखा है? श्रीकांत वर्मा ने लिखा है। ठीक है, श्रीकांत वर्मा ने आधुनिक काल के यह कवि हैं, इन्होंने लिखा है समाधि लेख एक रचना। अगले प्रश्न पे आते हैं कि शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचना कौन सी है? मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वह होगा कि कोसी का घटवार। साथियों कोसी का घटवार एक रचना है, शेखर जोशी की रचना है यह, और बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है। लगभग इनका जन्म जो हुआ था, मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, तो 1932 में इनका जन्म हुआ था। और शेखर जोशी बहुत महत्वपूर्ण एक कवि हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में शेखर जोशी से एक प्रश्न पूछ देता है। देखिए क्या क्या अब तक पूछा है। जो ये तो पूछता है कि कोसी का घटवार किसकी रचना है? शेखर जोशी। यह कब आई थी? तो 1958 में शेखर जोशी की ये रचना कोसी का घटवार आया हुआ था। ठीक है, एक इनकी कहानी है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बदबू। ठीक है, एक कहानी है मेंटल, फिर साथ के लोग 1978 में। ठीक है, एक इनकी रचना है आदमी का डर। ठीक है, एक इनकी रचना है नौरंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, नौरंगी बीमार है। तो ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों। तो इसको आप लोग कहीं ना कहीं नोट जरूर करें अपने जहां नोट्स आप बनाते हैं कॉपी कलम के सहायता से। और आइए हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। जो सातवां प्रश्न है, सातवें प्रश्न के का उत्तर है प्रेमघन। प्रेमघन बद्री, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण प्रेमघन। यह शायद द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। तथा द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा किसके ऊपर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऊपर। और इसकी जो समय सीमा है यह है 1900 से लेकर 1918 तक। ठीक है, अब जो ये प्रेमघन है इनकी अन्य कौन सी रचनाएं हैं? एक रचना है भारत, सौभाग्य, जीर्ण, ये सब इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। जीर्ण जनपद। एक इन्होंने किसने बद्री नारायण प्रेमघन ने एक इन्होंने पत्रिका निकाली जिसका नाम था आनंद कादम्बिनी, तथा एक और निकाली कौन सी? नागरी नीरद। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि जो बद्री नारायण और प्रेमघन है और प्रयाग रामागमन भी लिखते हैं। यह द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा था, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर 1918 तक है। भारत, सौभाग्य, जीर्ण जनपद इनकी प्रेमघन की रचना है। तथा दो पत्रिका इन्होंने निकाली, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। साथियों अगर प्रतिदिन अपने कीमती समय में से कुछ समय इस पीडीएफ को पढ़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप निकालते हैं तो विश्वास मानिए आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतनी बार चीजों को बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा कि आपको अलग से कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मधुमालती के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमालती के रचनाकार कौन है? क्या वह मंझन है, जायसी है, कुतुबन है, मुल्ला दाऊद है? सेम इसी से संबंधित कल भी मैंने आपको बताया था यह प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मंझन। मधुमालती का जो मधुमालती जो रचना है उसके रचनाकार मंझन है। ठीक है, मधुमालती में इसमें एक पात्र रहता है मनोहर, और मधुमालती के समानांतर मतलब प्रेम चलता रहता है, एक प्रेम कथा है। और इसमें एक और पात्र है प्रेमा तथा तारा,
चंद। इन दोनों के प्रेम कहानी इसमें चलती रहती है। इससे संबंधित यह कथा है मधुमालती। यह आदिकाल सॉरी भक्ति काल की एक रचना है। ठीक है साथियों, आगे हम चले। ये तो एक कुतबन, जो कुतबन है उनकी एक रचना है, कौन सी? मृगावती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसा कि आप सबने पढ़ा ही होगा या जानते ही होंगे कि एक पद्मावत रचना है, इस पे एक फिल्म बनी है पद्मावती, जो बहुत अच्छी फिल्म है। और मुल्ला दाऊद जो है, इनकी एक रचना है चंदायन। तो ये रहे मधुमालती मंझन की रचना है, कुतुबन मृगावती, कुतुबन की रचना मृगावती, पद्मावत किसकी है? जायसी की, और मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। ठीक है, आइए हम अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है साथियों, सहज यान के प्रवर्तक हैं सरहपा, लुईपा, सबरपा, कड़हपा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बच्चे इसको गलत भी करते हैं। कई सरहपा सबरपा मार के आ जाते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह है सरहपा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो सरहपा है, इनका जो जन्म माना गया है या स्वीकार किया गया है 769 में इनका जन्म स्वीकार किया गया है। यह इनके बारे में कहा जाता है कि सिद्ध साहित्य के व हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसको? सरहपा को माना जाता है। तथा जो सरहपा है, इनका अन्य नाम राहुल भद्र भी कहा जाता है। एक और नाम से ये जाने जाते हैं, किस नाम से? सरोज व्रज। ये पूछ देता है प्रश्न कि राहुल भद्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरहपा, सरोज व्रज के सरहपा। इनका जन्म कब माना गया? 769 में। सिद्ध साहित्य व हिंदी साहित्य के प्रथम कवि ये माने जाते हैं। ठीक है, लगभग इन्होंने 32 ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, 32 ग्रंथ इनके पाए जाते हैं या फिर मिलते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी के लेखक कौन है? कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आत्मजयी के जो लेखक हैं वह है कुंवर नारायण। कौन? कुंवर नारायण। प्रिय साथियों, कुंवर नारायण आत्मजयी के लेखक हैं। और जो कुंवर नारायण हैं उनके बारे में बात करें तो जो तीसरा सप्तक, मैं कल भी इसके बारे में चर्चा किया था, तीसरा सप्तक जो है उनमें से एक कवि कुंवर नारायण भी हैं। इनकी अन्य रचनाएं, आत्मजयी तो एक रचना है ही, इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक रचना है इनकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रव्यूह। फिर एक रचना है परिवेश, हम तुम, और एक रचना है आमने सामने, एक है कोई दूसरा नहीं। ये इनकी रचनाएं हैं, किसकी? कुंवर नारायण की। तीसरे सप्तक के यह कवि है, इसको नोट करते जाएं आप। एक बार मैं सप्तक के बारे में फिर से आपको बताऊं तो जो पहला सप्तक है, पहला सप्तक नाम कोई नहीं है, तार सप्तक, पहले सप्तक को ही तार सप्तक कहते हैं। जो तार सप्तक है वह कब आया था? 1943 में। ठीक है, दूसरा सप्तक कब आया था? 1951 में। तीसरा सप्तक जिसके कुंवर नारायण है सप्तक, यह कब आया था? आपका 1959 में। तथा चौथा सप्तक, यह भी प्रश्न आता है कि कितने सप्तक हैं, तो चार सप्तक है 1979 में। और तार सप्तक जो है इसका उदरभाव या इसकी स्थापना किसने की? तो वह थे अज्ञेय जी ने तार सप्तक की स्थापना की थी। साथियों, तीसरे सप्तक की हम बात करें तो तीसरे सप्तक में कुंवर नारायण रहते हैं। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं तीसरे सप्तक के लिए। तीसरा सप्तक एक ट्रिक है कि प्र म वी कुश के की, इसको 5 बार आप पढ़िए। जैसे टैबलेट सुबह दोपहर शाम हम खाते हैं बीमार होने के बाद, वैसे ही सुबह दोपहर शाम इस टैबलेट को लीजिए। आप तीसरा सप्तक में जितने कवि हैं वो तैयार हो जाएंगे। प्रमवी कुश
केकी, प्रमविकुश केकी। प्र से हो गया, प्र से हो गया प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी। म से मदन वात्सायन, वी से विजय देव नारायण शाही, कु से कुंवर नारायण और स से सर्वेश्वर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और के से केदार नाथ सिंह और की से कीर्ति चौधरी। यह भी एक प्रश्न आ जाता है, कौन तीसरे सप्ताह में कौन एक महिला कथाकार है, तो कीर्ति चौधरी। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि ठंडा लोहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो धर्मवीर भारती। इसका जो सही उत्तर है वह है धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। साथियों, जो धर्मवीर भारती है, जैसे इसको कैसे याद करें, लोहा भी ठंडा किसके सामने हो जाता है? तो धर्म के सामने। तो धर्मवीर भारती को ऐसे याद करें। अब धर्मवीर भारती के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो यह आधुनिकता बोध के कवि, आधुनिकता बोध के कवि इनको कहा जाता है। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं दोस्तों, अन्य रचनाएं कौन है? गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता, सॉरी गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता इनका 1949 की एक रचना है दोस्तों। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, 1952। ये दो उपन्यास है इनके, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, इनके दो उपन्यास। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है इनका अंधा युग, बहुत अच्छा नाटक है। महाभारत के जो युद्ध चल रहा था उसके अंतिम दिन का युद्ध का वर्णन उसमें है। तो दोस्तों इसको अंधा युग को भी अगर आपको देखना होगा नाटक को, तो आप YouTube पे जाएं और अंधा युग डालेंगे धर्मवीर भारती का, तो वो लगभग 2 घंटे का एक नाटक है, आप जरूर देखिए, बहुत अच्छा नाटक है। ठीक है, तो वो धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधा युग। तथा इनकी अन्य रचनाएं जो हैं, एक रचना है 7 गीत वर्ष, एक है कनुप्रिया, एक है सपना अभी भी, किसकी? धर्मवीर भारती की। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चांद और टूटे हुए लोग। एक लास्ट है बंद गली का आखिरी मकान। तो साथियों इतनी रचनाएं इनकी हैं, इसको ठीक से ध्यान में रखें कि धर्मवीर भारती जो है आधुनिकता बोध के कवि हैं। इनकी एक रचना है ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा इनके उपन्यास हैं। इनका एक नाटक अंधा युग है जो बहुत अच्छा नाटक है, इनको यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। अब हम आगे चलते हैं। अगली जो रचना है किसान, किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध प्रसाद। किसान जो रचना है वह दोस्तों, जब आप द्विवेदी युग पढ़ेंगे, क्या द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि भी कहे गए हैं। और मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म हुआ है दोस्तों वह हुआ है 1886 में। कहां पर? झांसी में, जो उत्तर प्रदेश का झांसी है, वहां पर इनका जन्म हुआ है मैथिली शरण गुप्त का। जो द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग की जो समय सीमा है 1918 से लेके 1936 तक का है। और किसान मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, एक रचना है बहुत इंपॉर्टेंट, रंग में भंग, 1909 में आई थी। फिर जयद्रथ वध, जयद्रथ वध 1910 में। फिर भारत
भारती, भारत भारती 1912 में। दोस्तों सन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कम से कम ये आपका रिवीजन का हिस्सा रहे। जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीजीटी और पीजीटी के लिए फैक्ट चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी अपने आप को वो टीजीटी और पीजीटी के पद पे देखना चाहते हैं कि सीधे सीधे पूछ देगा कि भारत भारती किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त की। रंग में भंग किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है। एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है साकेत 1931। इसका सन जरूर याद कर ले, ये टीजीटी पीजीटी वालों को भी मैं बोल रहा हूं। साकेत 1931। फिर द्वापर, द्वापर एक रचना है 1936 की है। ये तथा एक और इनकी एक प्रश्न हमेशा पूछे तो इनकी प्रथम कविता, प्रथम कविता कौन सी है, तो प्रथम कविता इनकी है हेमंत। मेरे नाम पर यह कविता है हेमंत। यह जो कविता है सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, सरस्वती पत्रिका में 1905 में यह कविता प्रकाशित हुई थी। तो इतना हमने बात किया मैथिली शरण गुप्त के, ये द्विवेदी युग के हैं। द्विवेदी युग का समय 1918 से 1936। दोस्तों ये बार बार रिवीजन, आपको वो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बार मैं आपको रिपीट कर दूंगा, बोल दूंगा कि यह बहुत सहायक सिद्ध होगा, याद हो जाएगा इस क्लास से ही आपको। इनका जन्म 1886 में हुआ था। झांसी उत्तर प्रदेश के हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, द्वापर तथा इनकी एक प्रथम कविता जिन्हें माना गया है हेमंत, जो सरस्वती पत्रिका में 1905 में प्रकाशित हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि शिवा साधना नाटक है, शिवा साधना नाटक किसका है? प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट का। तो दोस्तों शिवा साधना जो नाटक है वह नाटक है हरिकृष्ण का। हरिकृष्ण प्रेमी, इनका पूरा नाम है हरिकृष्ण प्रेमी, इनका पूरा नाम हरिकृष्ण। जिस शिवा साधना ये जो नाटक है वह छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? शिवाजी के जीवन पर आधारित है। एक हरिकृष्ण प्रेमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रचना है, नाटक ही है वो भी, जो हमेशा मैंने देखा है विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन और शिवा साधना यह दो नाटक है किसके? हरिकृष्ण प्रेमी के। इसको आप लोग देख लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? क्या वह पंत है, निराला है, प्रसाद है, हरिऔध है? तो साथियों जनमेजय का नाग यज्ञ का जो लेखक है, बहुत महत्वपूर्ण लेखक है, प्रसाद। कौन? प्रसाद। साथियों जो प्रसाद हैं उनका जो पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जो है एक छायावादी कवि है, छायावादी कवि हैं। और छायावाद की जो समय सीमा है 1918 से लेके 1936 तक है। छायावाद के 4 कवि हुए थे, एक प्रसाद, दूसरा निराला, तीसरा पंत सुमित्रानंद पंत और चौथा महादेवी वर्मा। यह चारों कवि छायावाद के स्तंभ कवि माने जाते हैं। प्रसाद की एक रचना है कामायनी। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग सभी पेपर में पूछा जाता है। कामायनी लगभग 1935-36 में इसको लिखा गया था। और इसमें जो सर्ग पूछता है कितने सर्ग है, तो 15 सर्ग हैं। मैं कल भी बताया था, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, आनंद, ऐसे करके 15 सर्ग हैं इसके। तो ये रहा जनमेजय का नाग यज्ञ। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि ये गोदान उपन्यास है। दोस्तों बहुत जगह इसके उत्तर जो हैं वो ये भी दिए रहते हैं कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, और एक कई जगह उत्तर दिए रहते हैं कि यथार्थवादी, कई जगह यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी भी कहा गया है इसको। लेकिन मेरा जो शोध है, मेरी जो समझ है, इसका सही उत्तर है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। ठीक है,
आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, मतलब आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का मतलब कि प्रारंभ इसका आदर्श से हुआ है, नैतिकता से हुआ है, फिर बाद में जाकर अंत में जाते जाते यह यथार्थवाद में बदल गया है। जो चीजें समाज में घटित हो रही हैं, जो यथार्थ है, उसमें ये चीजें बदल गई हैं। आइए हम अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चले। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? दोस्तों, एक रचनाकार हुए तुलसीदास। किसके? भक्ति काल में। भक्ति काल में तुलसीदास एक रचनाकार हुए। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी माना गया है। बहुत मतभेद है, लेकिन जो मानक है, जो माना गया है, वह है 1532 ईस्वी। ठीक है। इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे ब्राह्मण परिवार से थे। माता का नाम जो था हुलसी था। हुलसी माता का नाम। तथा एक प्रश्न बार बार पूछता है, इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम नरहरयानंद था। क्या था? नरहरयानंद। तो वो तुलसीदास को ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी को राम जी का साक्षात, प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन भी हुआ था। तभी उनकी एक कविता की, चित्रकूट के धाम पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये एक इनकी पंक्ति है, दोहा है। तो दोस्तों, तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति काल में और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तुलसीदास की ही एक रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस 1574 में लिखा गया था, जिसमें 7 कांड है रामचरितमानस में। तथा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो रामचरितमानस से पूछा जाता है कि वह कितने दिन में लिखा गया था, तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। जैसे संविधान को लिखने में इतना टाइम लगा था, वैसे ही रामचरितमानस को भी लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा था। और जो रामचरितमानस है, यह किससे प्रभावित था, यह भी प्रश्न पूछ देता है। तो आध्यात्म रामायण से प्रभावित था रामचरितमानस। ठीक है। आइए अब हम प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो वैराग्य संदीपनी, जो वैराग्य संदीपनी है, वह किसकी रचना है? तो वैराग्य संदीपनी रचना तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की जो अन्य रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? तुलसीदास की एक रचना है रामलला नहछु। रामलला नहछु। एक रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है। एक रचना है जानकी मंगल। ठीक। एक रचना है रामचरितमानस, तो मैंने बता दिया। एक रचना है पार्वती मंगल। विनय पत्रिका, इंपॉर्टेंट है ये, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, बरवे रामायण, दोहावली, और अंतिम है हनुमान बाहुक। दोस्तों, यह जो रचनाएं हैं 2 भाषा में रची गई हैं। पहला ब्रज भाषा, दूसरा अवधी भाषा। इन दोनों भाषाओं में ये 2 रचनाएं रची गई हैं। तो वो ये है वैराग्य संदीपनी, जिसके लेखक, जिसके रचनाकार है तुलसीदास। अब आइए हम अगले पर चलते हैं, अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं। क्या नरेंद्र शर्मा जी हैं, अंचल हैं, दिनकर हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं? इसका जो सही उत्तर है साथियों, वह है अंचल। देखिए, अंचल का पूरा नाम जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल। अंचल को वो हमेशा, मतलब जो इनकी लेखनी थी, वह प्रेम और रोमांस पे ज्यादा थी। जो प्रेम और रोमांस के भोगी हैं, वो इनके जो रचनाएं हैं उसको पढ़ सकते हैं। रोमांच के कवि माना जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, एक है मधुलिका, किरण, बेला, करील, लाल चुनर। फिर एक इंपॉर्टेंट है वर्षांत के बादल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये विराम चिन्ह। तो ये इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, किसकी? रामेश्वर शुक्लांचल की। प्रेम और रोमांस के कवि माने जाते हैं। अपराजिता के लेखक इनको कहा जाता है दोस्तों।
चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। जो अगला प्रश्न है वह है कि सागर मुद्रा के लेखक हैं। सागर मुद्रा के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर। सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि सागर मुद्रा के जो लेखक हैं वह हैं अज्ञेय। अज्ञेय ने ही तार सप्तक की रचना की थी। अज्ञेय ने तार सप्तक की रचना की थी तथा अज्ञेय के बारे में अन्य बात करें तो एक रचना है हरी घास पर छड़ भर, फिर इंद्रधनुष रौदे हुए है, अरि ओ करुणा प्रभामय। ऐसी इनकी रचनाएं हैं किसकी? अज्ञेय की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उदय भान चरित के लेखक हैं। उदय भान चरित के लेखक है लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल या फिर इंसा अल्लाह खां। तो उदय भान चरित का जो दूसरा नाम है वह है रानी केतकी की कहानी। यह प्रश्न पूछ देता है कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदय भान चरित है जिसके लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। ठीक है, जो कि लल्लू लाल जो है वो उनकी रचना है बहुत इंपॉर्टेंट प्रेम सागर। सदल मिश्र की जो रचना है वह है नचिकेतोपाख्यान इनकी रचना है। और सदा सुखलाल की जो रचना है वह है सुख सागर। सदा सुखलाल की रचना सुख सागर है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है वह है कि आधा गांव उपन्यास है। ठीक है, आधा गांव किसका उपन्यास है? क्या वह कृष्णा सोबती का है? क्या वह रेणु मतलब फणीश्वरनाथ रेणु का है, या राही मसूम रजा का है, या भगवती चरण वर्मा का है? आधा गांव उपन्यास किसका है दोस्तों? तो आधा गांव जो उपन्यास है वह है राही मसूम रजा का। राही मसूम रजा मतलब बहुत बड़े लेखक हुए हैं, आंचलिक लेखक हुए हैं, अंचल पर विशेष अंचल पर भी इनका काम है। आधा गांव बहुत इंपॉर्टेंट एक उपन्यास है जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, अमन का राग के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह है शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इनकी जो अन्य रचनाएं और हैं, एक है सलोना, जिस्म तथा आओ न है। एक इनकी रचना है कुछ और कविताएं इनकी रचना है। और शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे सप्तक के कवि हैं कौन? शमशेर बहादुर सिंह। और दूसरा सप्तक जो कब आया था? 1951 में आया था। पहला सप्तक 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में 1959 में, और चौथा 1979 में। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? इस पे बहुत विवाद रहा है, लेकिन अंततः लगभग सभी रचनाकारों ने यह माना कि लल्लू लाल जी हिंदी के जो प्रथम गद्यकार माने जाते हैं वह है लल्लू लाल जी। ठीक है, गद्य की शुरुआत इन्हीं से होती है। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से कविता लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टैग मार दें। कलाधर उपनाम से कौन लिखता है? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। कौन लिखता है? तो कलाधर उपनाम से
लिखते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है साथियों, यह छायावादी कवि हैं। इनकी एक रचना कामायनी है। जयशंकर प्रसाद आदि की एक कामायनी रचना है जो 1935-36 के लमसम में आती है, जिसमें 15 सर्ग हैं। मैथिली शरण गुप्त जो होते हैं द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भी द्विवेदी युग के रचनाकार। अगले प्रश्न पर चले तो रूपाड़ के संपादक हैं। रूपाड़ के संपादक कौन है? तो यह रूपाड़ जो पत्रिका आई थी 1938 में आई थी। रूपाड़ पत्रिका 1938 में आई थी, जिसका संपादन सुमित्रा नंदन पंत ने किया था। यह पंत जो है छायावादी कवि है। छायावाद के चार प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। पंत ने 1938 में रूपाड़ पत्रिका निकाला। यह जो पत्रिका है वह प्रगतिशील विचारधारा पर केंद्रित है। प्रगतिशील विचारधारा पर केंद्रित है। अब हम आए अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो प्रिय साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत गारसा दत्तासी ने किया है दोस्तों। किसने? गारसा दत्तासी ने किया है। गारसा दत्तासी के बारे में बात करें तो गारसा दत्तासी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। गारसा दत्तासी फ्रांस के रचनाकार थे। इनकी एक रचना कौन सी है? इस्तवार दा ला लिटरेतूर एंदुई ए हिंदुस्तान इनकी एक रचना। इन्होंने अपने इस रचना में जो पहला कवि माना है, किसको माना है? अंगद को। अंगद को इन्होंने पहला कवि माना है और इसमें 738 कवियों के बारे में उल्लेख, 72 कवि हिंदी के हैं और बाकी जो हैं उर्दू के हैं 738 में से। ठीक है। गारसा दत्तासी का एक कथन है, एक कथन ये है कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह इनका बहुत महत्वपूर्ण कथन है जो कई बार प्रश्नों हमें विगत परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। इसको आप कहीं नोट कर लें और याद कर लें। आइए साथी, हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति की विधा है। माटी की मूर्ति की विधा है क्या है? यह एक रेखा चित्र है दोस्तों। माटी की मूर्ति एक रेखा चित्र है और जो यह रेखा चित्र माटी की मूर्ति रेखा चित्र है जो जिसके रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया दोस्तों। जो ये रचना है माटी की मूर्ति, यह एक संस्मरण है। ठीक है, यह एक संस्मरण है जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने संस्मरण लिखा है। इनके कुछ अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक है लाल तारा, दूसरा है गेहूं और गुलाब। ये इनकी अन्य दो रचनाएं हैं। ठीक है, आइए हम अब आगे चलते हैं। अगला 27वां प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था जो 1826 में लिखा गया। शायद जुगल किशोर ने लिखा था। इसको आप लोग याद कर ले, रट ले, देख ले कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था। तो उदंत मार्तंड 1826 में लिखा था। अगले प्रश्न पे आए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला जो उपन्यास माना है वह माना है परीक्षा गुरु को। परीक्षा गुरु किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। और यह कब आई थी? यह आई थी 1882 में। इसको अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है परीक्षा गुरु को। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। एक हुए हैं डॉक्टर गोपाल, एक मिनट इसको मिटा दें हम।
एक हुए हैं डॉक्टर गोपाल, कौन? डॉक्टर गोपाल राय। उन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी जो पंडित गौरी दत्त का है, गौरी दत्त, पंडित गौरी दत्त का है, उसको वो इन्होंने पहला उपन्यास माना है और यह 1870 की रचना है। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गोपाल राय ने इसको माना है। एक हुए डॉक्टर विजय शंकर मल्ल। यह विजय शंकर मल्ल जी ने भाग्यवती को, भाग्यवती की ये जो रचना हुई 1877 में हुई, किसने किया? श्रद्धा राम फिलौरी, फिलौरी ने भाग्यवती की रचना की। भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने पहली रचना मानी है, पहला उपन्यास माना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई, इसको याद कर लीजिए, 100 बार यह प्रश्न पूछा होगा। फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। तो दोस्तों इसके जो टीकाकार हैं, जो इसका सही उत्तर है वह है आनंदी लाल शर्मा, आनंदी लाल शर्मा। किसके? बिहारी सतसई पर जो फिरंगे सतसई नाम से टीका लिखा गया था उसको। अब बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी का। बिहारी की एक महत्वपूर्ण दोहा है, कहत नटत रिजत खिलत हसत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं सो बात। तो बिहारी की जो दोहे हैं बिहारी सतसई में है। फिरंगे सतसई नाम से इसका टीका आनंदी लाल शर्मा ने किया है। कुल जो पद हैं किसमें? बिहारी सतसई में, वह 719 हैं। कुल पद 719 है, लेकिन इसमें कहीं कहीं 713 भी दिया रहता है। तो 713 पद जो है वह है हिंदी काव्य शास्त्रीय, काव्य शास्त्रीय हिंदी पद है। ठीक है, लेकिन अगर कुल पदों की संख्या पूछे तो 719, केवल हिंदी पदों की संख्या पूछे तो 713। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के मूल रूप से यह जीवनी वृत्त है, यह कथा कहानी है, यह आत्मकथा है, यह निबंध है। यह 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, यह दोनों जो रचनाएं हैं किसकी है दोस्तों? गोकुल नाथ द्वारा लिखित यह कृष्ण भक्त कवियों की एक जीवनी वृत्त है। क्या है? जीवनी वृत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवनी वृत्त। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी रचना है, कौन सी? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, तो गोकुलनाथ की। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? प्रिय साथियों, जो सरस्वती पत्रिका कब निकली थी, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। तो सरस्वती पत्रिका लगभग 1900 में निकली थी दोस्तों। 1900 में सरस्वती पत्रिका निकली। ठीक है, और इसके जो प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास, प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास। ठीक, अब इसमें प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती, अब एक प्रश्न यह उठता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से कब तक थे? तो 1903 से लेके 1920, 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद पदुम, नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, श्री नारायण चतुर्वेदी, इतने लोगों ने इसकी कमान संभाली। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, श्री नारायण चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है, प्रश्न पे आए तो इसका सही उत्तर है पंडित देवी दत्त शुक्ल। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है सरस्वती पत्रिका वाली, इसको आप लोग जरूर पढ़ के परीक्षा में जाए। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्य कृति से उद्धृत है?
केशव कही न जाए का कहिए, ये जो प्रसिद्ध पद है दोस्तों, यह विनय पत्रिका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका से संबंधित है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? यह विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। एक बहुत बड़े बड़े आलोचकों ने, रचनाकारों ने ये कहा कि भगवान श्री राम को जानना हो तो आप तुलसीदास कृत रामचरितमानस को जाने, उसको पढ़ें, और तुलसीदास के बारे में जानना हो तो आप विनय पत्रिका को पढ़ सकते हैं, विनय पत्रिका को समझ सकते हैं, तो तुलसीदास के बारे में पता चलेगा। तो विनय पत्रिका में कितने पद हैं? तो 279 पद हैं। कितने पद हैं? तो 279 पद हैं। यह एक गीति काव्य है। क्या है? गीति काव्य है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार लिख लिख के बता रहा हूं कि अलग से फिर आपको इसको अलग से कहीं से नोट ना करना पड़े, यहीं से चीजें सारी क्लियर हो जाए, पर्याप्त हो जाए। देखिए, अभी हमने पीछे धूमिल की बात की है ना। धूमिल, कवि धूमिल का पूरा नाम था गोरख पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे। इसके लिए अभी जिन्होंने मेरे स्टार्टिंग के वीडियो को देखा होगा, आंख बंद करके मारेंगे। क्या मारेंगे? इसमें सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। यह 1960 के बाद के कवि हैं, मोहभंग के कवि हैं। संसद से सड़क तक इनकी रचना है। सुदामे पांडे का प्रजातंत्र इनकी ही रचना है। इस तरीके से बहुत एक बड़े कवि के रूप में इनको जाना जाता है। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? इसके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। इसमें दोस्तों वो जो प्रश्न पूछा है नहीं पूछा है, तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने इनका एक निबंध है चिंतामणि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 भागों में यह विभाजित है, ठीक है। चिंतामणि जो है 4 भागों में विभाजित है। चिंतामणि एक 1939 में आया था। चिंतामणि 1930 से पहले यह विचार विधि नाम से भी इसको जाना जाता है। चिंतामणि भाग 1 1939 में आया था, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने रचा था। दूसरा जो है 1945 में आया था, जिसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रचा था। तीसरा 1983 में आया था, जो नामवर सिंह जिसके रचनाकार थे। और चौथा 2004 में आया था, जिसके कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, ये 2 लोग थे, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा 35 प्रश्न हो गया, अगला 36वां प्रश्न है। नहीं, एक प्रश्न इधर छूट रखा है दोस्तों। जो 35वां प्रश्न है, एक ये प्रश्न है कि तीसरी कसम फिल्म किस लेखक के कहानी पर बनाई गई है? तो देखो दोस्तों, जो तीसरी कसम जो रचना है किसकी है? तो जो तीसरी कसम रचना है वह है फणीश्वर नाथ रेणु। यह बहुत बड़े कवि हैं। किसके? अंचल के। इनको आंचलिक कवि कहा जाता है। आंचलिक का मतलब होता है जो गांव पे बात करे, जिनकी लेखन में गांव का जिक्र हो। पहले आंचलिक कवि के रूप में भी फणीश्वर नाथ रेणु को जाना जाता है। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जो आंचलिक उपन्यास माना जाता है, मैला आंचल। मैला आंचल एक उपन्यास है जो 1954 में लिखा गया था। एक उपन्यास है प्रति परिकथा, या 1957 में। एक इनका उपन्यास है दीर्घ तपा। आप लोग नोट करते जाएं, दीर्घ तपा। जुलूस 1965 में। कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड तथा राम रतन राय। इस तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु के ये सब उपन्यास है, रचनाएं हैं, जो एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु को जाना जाता है। 35 प्रश्न हो गए। आए 36वां पे चले कि बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? दोस्तों, जो बामन दास है, जो साथी मैला आंचल को पढ़ा होगा, मैला आंचल 1954 का यह उपन्यास है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। यह एक आंचलिक उपन्यासकार है और मैला आंचल भी एक आंचलिक उपन्यास है। तो मैला आंचल
को जिसने पढ़ा होगा उसमें वामन दास एक पात्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। एक रचना है प्रति परिकथा, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है जो 1957 में गोदान जो है, गोदान जो रचना है 1936 की रचना है, किसकी है? प्रेमचंद की रचना है। ये हम आगे बात करते हैं। अगली जो बात है, अगला जो प्रश्न है साथियों कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? कुबेर नाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, शिव प्रसाद सिंह। तो दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन ने इसको लिखा है तथा इनकी जो यह कब लिखा था, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में इसको लिखा था। इनका एक अन्य आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर 1970 में इनकी एक अन्य आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। एक अन्य आत्मकथा है बसेरे से दूर, और एक आत्मकथा है जो 1978 में लिखा था इन्होंने, और एक 4 इन्होंने लिखा है वो आत्मकथा। कौन कौन से? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, और एक अंतिम है 10 द्वार से सोपान तक 1985। यह इनकी 4 आत्मकथाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण आत्मकथा है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों, यह वीडियो जरूर बड़ी हो रही है, लेकिन विश्वास मानिए बहुत मेहनत हो रही है, इस पे बहुत काम कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए कि ये इन 80 प्रश्नों की सहायता से लगभग 300 से 400 प्रश्न आपके दिमाग में रहे, उत्तर दिमाग में रहे, और परीक्षा कक्ष में आप जाएं तो एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ परीक्षा को हल करें। आइए हम बढ़ते हैं आगे। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कब मिला था ये भी पूछ देता है, 1972 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो पूछ देता है हमेशा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 1968 में मिला था। किसको मिला था? पंत को मिला था। किस पे मिला था? चिदंबरा पर 1968 में पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला 1972 में उर्वशी पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस पे? यामा पर। उसके बाद 1992 में नरेश मेहता, 1999 में निर्मल वर्मा, फिर 2005 में कुंवर नारायण, फिर 2009 में अमरकांत। इनको संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। संपूर्ण साहित्य के लिए इनको ज्ञानपीठ। तो पूरे ज्ञानपीठ के बारे में हमने बात कर लिया कि 1968 में चिदंबरा पर पंत को मिला, 1972 में दिनकर को उर्वशी पर मिला, 1978 में अज्ञेय को कितनी नाव में कितनी बार पर मिला, 1982 में महादेवी वर्मा को यामा पर मिला, 1992 में नरेश मेहता, 1999 में निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण, 2009 में अमरकांत को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है साथियों, अब आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? यहाँ आत्मकथा लिखा है तो यह आत्मकथा बिल्कुल नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद
द्विवेदी, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है। ठीक है, कौन सा उपन्यास है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा। इनके अन्य जो उपन्यास है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उपन्यास है चारु चंद्र लेख। चारु चंद्र लेख 1963 का उपन्यास है। फिर पुनर्नवा 1973 का। और ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा कब आया था? 1946 में प्रकाशित हुई थी रचना। तो वो यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और यह एक उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले प्रश्न पर बात करें। कवि वचन सुधा थी। कवि वचन सुधा, क्या यह एक पत्रिका थी? क्या यह कविता प्रतियोगिता थी? क्या यह नाटक प्रतियोगिता थी? क्या एक साहित्यिक संस्था थी? तो दोस्तों, कवि वचन सुधा एक भारतेंदु युग के स्तंभ हुए। भारतेंदु, ठीक है। इसकी शुरुआत 1850 से माना जाता है। तो भारतेंदु जी ने 1868 में एक पत्रिका आरंभ की जिसका नाम कवि वचन सुधा था। ठीक है, तथा उसके बाद 1873 में भारतेंदु जी ने ही एक हरीश चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका लिखा। उसके बाद एक अंतिम पत्रिका इन्होंने 1874 में हरिश्चंद्र चंद्रिका इनकी प्रेमिका का नाम था। तो उन्हीं के ऊपर हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक एक इन्होंने पत्रिका 1874 में इन्होंने लिखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह तीनों पत्रिकाएं, इसके बारे में आप जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया। मैं पीछे ही बताया दोस्तों आपको कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से लेके 1920 तक किया। सरस्वती पत्रिका की शुरुआत 1900 से होती है। ठीक है, तो 1903 ये सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आइए कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये मीठा रहेगा तो हमें साफ तरीके से दिखेगा। देखिए, अभी हमने चर्चा की बाण भट्ट की आत्मकथा। अभी ऊपर ही प्रश्न था, यह क्या है? एक उपन्यास है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसमें देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये हो गया ए। ठीक है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है दोस्तों। लगभग 1940 के आसपास इसको लिखा है इन्होंने। बी। आधे अधूरे एक नाटक है। किसका? मोहन राकेश का दोस्तों। मोहन राकेश का एक नाटक है, नाटक। और संस्कृति के 4 अध्याय दिन रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस तरीके से आपको मिला लेना है। ए का 4, ये डी उत्तर हो जाएगा। ठीक, मिलान वाले प्रश्नों में एक हमारे लिए बहुत सहूलियत की बात यह होती है कि अगर एक या फिर 2 प्रश्न हमें आते हैं 4 में से, तो हम उसकी सहायता से बाकी प्रश्नों को भी सही कर सकते हैं। अब आए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास की बारे में बात करें तो वह गोदान है। अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है। और अंतिम कहानी दोस्तों वो कफन है। यह 1936 में लिखी गई थी। तो प्रेमचंद का अंतिम कहानी जो है वह है कौन सा? कफन। अब आगे चलते हैं। अभी मैंने ज्ञानपीठ के बारे में बहुत विस्तृत समझाया आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनको मिला था किस पे? उर्वशी पे। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत 1968 में मिला इसको किस पे? चिदम्बरा पर। और नरेश मेहता इसको संपूर्ण साहित्य पर मिला था। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। यहां हमसे प्रश्न में नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका उत्तर जयशंकर प्रसाद हुआ। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है रीति काल के एक रीति मुक्त
कवि एक हुए रीति मुक्त, कवि हुए घनानंद। घनानंद घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, घनानंद का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, साफ से दिखेगा आपको। घनानंद का जो जन्म हुआ था 1689 में हुआ था, और फिर दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये काम करते थे, के यहाँ ये गायकी का भी काम करते थे साथियों। और घनानंद को वहां की एक नर्तकी जो सुजान थी उससे प्रेम हो गया। ठीक है। घनानंद को एक बार रोचक कहानी इनकी है कि एक बार इनको कहा गया कि आप कुछ सुनाएं, तो घनानंद ने राजा की अवहेलना की, राजा की बात नहीं मानी, शाह रंगीले की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जब मेरी प्रेमिका सुजान मेरे समक्ष होगी तभी मैं कुछ सुना पाऊंगा। और उन्होंने सुजान को बुलाया, तो घनानंद ने क्या काम किया कि सुजान की तरफ चेहरा करके, और राजा जो था मोहम्मद शाह रंगीले, उसकी तरफ पीठ करके कुछ गाना सुनाया। तो इससे राजा खफा हो गया, और खफा होने के बाद उसको देश निकाला की सजा दे दी गई। फिर यहां से यह घनानंद दिल्ली से वृंदावन चले गए, वृंदावन गए, और वृंदावन जाकर घनानंद ने निम्बार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग जरूर देख ले। ठीक है, आइए हम अब आगे चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो मैंने 10 बार आपको बताया। यही होता है कि बार बार पढ़ने से आपकी को चीजें याद हो जाएंगी और घूम फिर के प्रश्न वहीं आएंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग के नाम की शुरुआत की। इनकी जो समय सीमा है 1918 से 1936 तक की समय सीमा मानी जाए। कोई कोई रचनाकार 1920 भी मानता है, लेकिन मानक 1918 है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? क्या वह रामचंद्र शुक्ल है, गारसा दत्तासी है, शिव सिंह सेंगर है, या मिश्र बंधु है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, मैंने कल भी बताया था, आज भी एक बार बताया कि गारसा दत्तासी इसके सही उत्तर हैं दोस्तों। गारसा दत्तासी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनकी जो रचना है इस्तवार दलाल इतरेतुर ये हिंदुस्तान है, और जिसमें 72 हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो यह पहला इतिहास लिखने का काम इन्होंने किया, और यह वर्णानुक्रम के अनुसार कवियों का उल्लेख किया गया है। आइए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय सीमा। जब मैं इस लेक्चर की शुरुआत कर रहा था दोस्तों, तो प्रारंभ में ही मैंने हिंदी साहित्य के बारे में सब कुछ बता दिया था कि आदिकाल की समय सीमा ये है, आधुनिक काल की ये है। तो अगर आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो तो वहां से हमें चीजें याद होनी चाहिए कि विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में माना है क्या? आदिकाल का समय सीमा। आदिकाल की समय सीमा कब मानी है? तो 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। अगले प्रश्न पे आइए। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा भुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हुए ईस्वी की 10वीं सदी से के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने का सुझाव दिया। मतलब 10वीं सदी के अंतिम समय से इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। किसने? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम।
अगला प्रश्न है, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो देखिए दोस्तों, जो रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज की शुरुआत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास से शुरुआत इसकी मानी जाती है, रिपोर्टाज की। अब पूछ देता है एक प्रश्न, रिपोर्टाज कहां से लिया गया है? तो यह फ्रांसीसी शब्द है रिपोर्टाज, और रिपोर्टाज के जो जनक माने जाते हैं, वह रिपोर्टाज के जो जनक माने गए हैं दोस्तों, वह है शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान रिपोर्टाज के जनक माने गए हैं, तथा इनकी एक रचना है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा एक रचना है जो रूपाभ पत्रिका में निकली थी। कब? 1938 दिसंबर में निकली थी लक्ष्मीपुरा। उसी को शिवदान सिंह चौहान की एक पत्रिका है, एक रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, यहीं से रिपोर्टाज की शुरुआत मानी गई है, और यह द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास से रिपोर्टाज की शुरुआत मानी जाती है। मैंने रिपोर्टाज के बारे में एक मोटा मोटी समझ विकसित कर दी है दोस्तों। अच्छा, अगला प्रश्न यहां छूट रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आल्हा खंड के नाम से जगनिक का परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है साथियों। अब जो परमाल रासो है, इसमें कितने खंड है? 36 खंड है। यह आदिकालीन रचना है, ठीक है। जब भी आप आदिकाल को पढ़ेंगे तो उसमें परमाल रासो का जिक्र होगा, जो जगनिक की रचना है। इसमें 36 खंड है, ठीक है, और इसे ही आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। एक मुहावरा है दोस्तों कि गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ माने अव्यक्त अनुभव। जो गूंगा व्यक्ति है, गुड़ के स्वाद का या चीनी के स्वाद को नहीं बता सकता है, तो अव्यक्त अनुभव इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आइए। 53 कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो दोस्तों, वल्लभाचार्य एक हुए, वल्लभाचार्य। इनका एक शिष्य हुआ, क्या नाम था? विठलनाथ, स्वामी विठलनाथ। इन्होंने ही अष्टछाप की रचना की, अष्टछाप की रचना की। अब अष्टछाप में 8 कवि थे दोस्तों, अष्टछाप में 8 कवि थे। इसको मैं मिटा के ठीक से बताता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था। अष्टछाप में 8 कवि हैं। जो 8 कवि हैं उसमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और 4 जो हैं वह हैं विठलनाथ के 4 शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के कहीं नोट कर लें आप लोग। वल्लभाचार्य के जो शिष्य है, पहला है कुंभन दास, दूसरा सूरदास, तीसरा परमानंद दास, चौथा कृष्णदास, ठीक है। और विठलनाथ के जो 4 शिष्य हैं, उनका पहला नाम है दोस्तों गोविंद स्वामी, दूसरा छित स्वामी, तीसरा चतुर्भुज दास, और चौथा नंददास। तो ये 8 अष्टछाप के कवि हैं। अब जब आप परीक्षा देने जाएंगे साथियों, तो देखिए उस परीक्षा में यह प्रश्न आपको एकदम मिला हुआ दिखेगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम सुंदरदास है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, क्या वह कामायनी है? 1936 वाली, साकेत है 1931 वाली, रामचरितमानस है, शायद 1557 में रामचरितमानस लिखा गया था दोस्तों। तो क्या वह 1574 में लिखा गया था, 1574 में रामचरितमानस है, या प्रिय प्रवास है जो 1914 में लिखा गया था, ठीक है। तो
प्रथम महाकाव्य किसको माना गया है? तो प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना गया है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखें आप। अगला जो प्रश्न है साथियों कि वह यह है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अभी हमने पिछली कम से कम 10 क्वेश्चन पीछे मैंने पूरे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात किया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार पर मिला? किसको? अज्ञेय को मिला है। अब कब मिला है? तो 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम खत्म करते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? देखिए तुलसीदास जो है वह ब्रज में भी इनकी रचनाएं मिलती है, अवधी में भी। कबीर दास की भाषा जो थी वह साधुकड़ी भाषा थी, ठीक है। सूरदास की जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। और जायसी एक ऐसे रचनाकार हैं जिनकी जो रचना है वह अवधी भाषा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो जायसी, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो अभी हमने सरहपा के बारे में बात किया दोस्तों, तो सरहपाद यहां लिखा है, ये भी सही है, इनका ही नाम है सरहपाद। तो सरहपाद ने दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। अधिकांश इतिहास सरहपाद इनका नाम कैसे? एक लड़की लकड़ी तोड़ने वाली लड़की से इनको प्रेम हुआ, उसी से उन्होंने शादी की, तो उसको सरह कहा जाता है। जो लकड़ी तोड़ने की काम करते हैं लड़कियां, तो वो सरह वहां से नाम पड़ा। और पा जो विद्वान होते हैं उनको उनके आगे पा या फिर पात जुड़ जाता है तो सरहपाद। अगले प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम था? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में जो सर्वप्रथम रचना किया वह अमीर खुसरो जी ने किया। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम कवि के रूप में यह जाने जाते हैं। यह एक सूफी संत थे। इनको हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। हिंदुस्तान की तूती, हिंदुस्तान की तूती। इनका वास्तविक नाम पे हमेशा प्रश्न पूछा गया है, तो इनका वास्तविक नाम अब्बुल हसन था तथा इनका जो जन्म था वह 1253 एटा में हुआ था। यूपी के एटा में इनका जन्म हुआ था। खुसरो की 3 रचनाएं प्रचलित हैं। पहला खालिक बारी, दूसरा हालात ए करहैया और तीसरा नजराने हिंद, ठीक है। अभी फिलहाल में खालिक बारी इनकी उपलब्ध रचना है, बाकी जो रचनाएं हैं वह नहीं मिलती हैं, ठीक है। आइए हम आगे बात करें अब अगले प्रश्न पे। प्रत्येक के 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। क्या वह इंद्र है, ब्राह्मण है, सिंह है, सूर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण, क्योंकि इंद्र, सिंह, सूर्य अनेकार्थक शब्द है, ब्राह्मण अलग है, तो ये सही उत्तर हुआ। एक प्रश्न है, इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है, जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही, मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक सही है। हमें चुनना है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, यह वाक्य है। अब इनके हम विकल्प के बारे में देखें, इनका विकल्प कौन कौन सा है। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, जो मिठाइयां पसंद हो उसे आप खाइए। प्रिय साथियों, दोस्तों, मित्रों, देखिए जहां वर्तनी की बात हो वहां तुम वर्ड बिल्कुल गलत होता है, वहां बिल्कुल गलत। और तथा लो जो आदेशवाचक ये शब्द है लो, यह भी कुछ मामलों में गलत माना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो मिठाइयां पसंद हो उन्हें आप खाइए। एक सम्मानजनक, एक आदर्श वाक्य ये है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? व्याकरण के प्रश्न अब शुरू हो गए हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आहा, संबंध बोधक चिन्ह आहा। आप आ गए?
सॉरी, विस्मय मोदक चिन्ह है आहा। आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? देखिए, दो प्रकार के चीजें होती हैं, एक है विकार और दूसरा होता है अविकार। अविकारी शब्द या फिर विकारी शब्द। विकारी शब्द चार होते हैं और अविकारी शब्द भी चार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और एक और होता है साथियों। तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वह अविकारी शब्द में आता है। जो अविकारी शब्द होते हैं साथियों, यह वह लिंग, वचन आदि से वह चेंज नहीं होते हैं, उनके वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता है। तो जो आहा शब्द है, यहां कुछ भी हो जाए लेकिन यह नहीं बदलेगा। आहा हेमंत आ गया, आहा हेमंत ने पढ़ा दिया, तो यहां बदलाव आ रहा है लेकिन आहा में बदलाव। तो जिस शब्द में अब कोई बदलाव नहीं आता है लिंग, वचन, कारक के अनुसार, तो वह अव्यय शब्द कहलाते हैं। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जिस चीज का प्रयोग होता है उसको सर्वनाम, जैसे मैं, आप, तुम। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम आए तो सरसी छंद में होती है, सरसी छंद में होती है कितनी मात्राएं, कितने यति, कितने गुरु, क्या होते हैं सरसी छंद में? तो सरसी छंद में दोस्तों 27 मात्राएं, 16-11 पर यति और अंत में गुरु लघु होता है। सरसी छंद के प्रत्येक चरण में 27 मात्राएं होती हैं, 16 और 11 पर यति होता है, मतलब रुकावट होता है, और अंत में गुरु तथा लघु होता है। पहली जो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई की तरह होती हैं, वो 16 मात्राएं, क्योंकि चौपाई 16 मात्रा होता है तो चौपाई की तरह होती है। शेष 11 मात्राएं दोहे की तरह होती हैं। दोहे के जो दूसरे चरण होते हैं उसकी तरह 11 मात्राएं होती है। तो 16 प्लस 11 इक्वल टू 27, 27 को सरसी कहा जाता है दोस्तों। अब आए हम अगले प्रश्न पे बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में ही 1947 में प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि के सुधार समिति गठित की और उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। भूतकाल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्व भूतकाल, चौथा अपूर्व भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु मद भूतकाल। यह 6 होते हैं दोस्तों। अभी फिलहाल इतना ही समझे, किसी अन्य वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, किसी अन्य वीडियो में मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्या है। आए अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक। कल ही मैंने बताया था कि कारक 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से अलग होने। तो अपदान जो होता है उसमें से बीच में आता है, लेकिन उसका जो भाव रहता है दोस्तों अलग होने का भाव रहता है। तो मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ एक दूरी बताई जा रही है, अलगाव की बात की जा रही है, तो यहाँ पे अपदान कारक इसका सही उत्तर यही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं कि क्रिया की विशेषता, कोई कार्य हो रहा हो उसकी जो विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें लड़का रोते रोते घर पहुंचा,
तो रोते रोते क्या हो रहा है, क्रिया है। घर पहुंचना, घर पहुंचना एक क्रिया है और उसकी विशेषता बता रहा है कि रोते रोते घर पहुंचा है, तो रोते रोते यहां पर क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो क्रिया विशेषण रोते रोते घर पहुंचना क्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अव्यवस्थित वाक्य खंडों के क्रम वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। तो दोस्तों इसको ठीक से पढ़ने की जरूरत है। ऐसे प्रश्न ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं जो बहुत आसानी से गलत भी हो जाते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा डी। तो शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम अब अगले प्रश्न पे आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमेशा गलत होता है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो बहुत लोग कवियत्री मार के आते हैं, जबकि ये एकदम गलत है। इसका जो सही उत्तर है वह है कवयित्री। इसका सही उत्तर कवयित्री है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न 70 नंबर पे है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसका सही, इसमें सरोज, पंकज, जलद, जलजात। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जलद। जलद मतलब होता है मेघ, बाकी सरोज, पंकज, जलजात किसके, कमल के पर्यायवाची हैं। जलद के अन्य होते हैं, एक होता है बादल, मेघ, धर, अभ्र, जीमूत, नीरद, वारीधर मतलब जो मेघ को, जल को धारण करे, पयोधी, फिर जलधर, पंकज आदि, यह हो जाएंगे आपके बादल, मेघ, जलद के पर्यायवाची। कमल के अन्य पर्यायवाची आपको मिलेंगे उत्पल, कुवलय, फिर एक है शतपत्र। ये आपको पंकज जो है वो जलद का नहीं बल्कि आपको ये कमल का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब आए हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न जो है तव्यत और अन्यर प्रत्यय का प्रयोग होता है। तव्यत और अन्यर प्रत्यय का प्रयोग कब होता है दोस्तों, तो वो होता है चाहिए के अर्थ में। ये याद कर लीजिए, चाहिए के अर्थ में तव्यत और अन्यर का प्रयोग होता है। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है दोस्तों। जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म करें। नीलोत्पल शब्द में समास है, देखिए इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो उत्पल, उत्पल मतलब क्या होता है, कमल। तो नीला है जो कमल, तो जिस किसी वाक्य के बीच में है जो आता है उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए विकल्प में है कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि अ या आ के बाद ई, मतलब अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाए, ए हो जाता है, तो इस यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। देखिए दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आयाति। तो जहां पर भी अ या आ के बाद ई या ई आ जाती है उसको गुण स्वर संधि हम कहते हैं। जैसे आप मान ले कि हम एक उदाहरण के साथ देखें, जैसे मान ले देवेंद्र, इसको विच्छेद करेंगे देवधन इंद्र, इसको मिटा देते हैं, देवधन इंद्र, ठीक है। तो इसको दे धन आधा व धन अ, इसका इंद्र का ई आधा न धन आधा द फिर अ, तो यहां पर अ धन ई आ रहा है तो इसलिए यह गुण स्वर संधि कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब आए हम अगले प्रश्न। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा जो हम महसूस करें, जो फील करें, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है। तो यहां पर राष्ट्र का भाववाचक से है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र या राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता एक भाव है जो सभी मनुष्य के अंदर रहती है, तो राष्ट्रीयता इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई और कुछ का प्रयोग निम्नलिखित में से सर्वनाम में किया जाता है, तो जैसे कोई सामान ले आओ तो अनिश्चय है, वो कुछ भी आदमी उठा के ला सकता है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो यह वह निश्चयवाचक शब्द है, तो यह सामान लेकर आओ, पनीर लेकर आओ, सब्जी लेकर आओ, तो यह सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जैसे किसी वाक्य के बीच में आप, स्वयं, मैं आदि शब्द आए तो उसे निजवाचक। संबंधवाचक जो सो जैसा वैसा शब्द आए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है तृण। तृण किसको कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है तिनका घास को हम तृण कहते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द है यानी सूची, यानी शुष्क, तो इसका सही उत्तर है यानी, क्योंकि यानी में न में बड़ी का मंत्र रहता है दोस्तों। आइए हम अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा उपाध्याय, ये तद्भव तत्सम है। ओझा उपाध्याय, कपास करपट, केला कदली, पसीना पसीनी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है कपास करपट, क्योंकि दोस्तों कपास का तत्सम शब्द जो होता है वह होता है करपास, करपास। और करपट किसको कहा जाता है? कपड़ा, कपड़ा। कपड़ा का तत्सम शब्द करपट होता है और कपास का कपास का तत्सम शब्द करपास होता है। ठीक है दोस्तों। आइए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, दशक, पराजय, कारीगर। तो इसको तोड़ने की हम कोशिश करेंगे, तो पराजय को परा धन जय, तो परा क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे जो चीज लगा हो, आगे, तो उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय किसको कहते हैं? पीछे, किसी शब्द के पीछे कोई चीज जुड़ी हो तो उसको प्रत्यय कहते हैं। तो पराजय इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने लगभग 80 प्रश्नों को देखा और 80 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 300 से 400 कॉन्सेप्ट को जाना, फैक्ट को जाना। दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करते रहें, इस माइंड मैप को अपने दिमाग में भी रखें तथा हमसे जुड़े रहें। DSSB, BPSC तथा EMRS की परीक्षा के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे जुड़े, पढ़ाई पाठशाला के चैनल से जुड़े, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। अपने दोस्तों को भी जोड़े, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए तथा प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक दिन शाम को 5-6 बजे के करीब एक हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कराई जाती है। उससे जुड़े, टेलीग्राम चैनल पढ़ाई पाठशाला से जुड़े, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तथा इंस्टाग्राम चैनल पढ़ाई पाठशाला से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये रही आज की क्लास, आज का लेक्चर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ।